बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैरियर विद मुस्लिन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आप सबके कमेंट सेक्शन को देखते हुए वीडियो को आज ही अपलोड किया जा रहा है ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो सके। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम इन्हीं मॉडल पेपर के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके इम्तिहान की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लें तो आपने आज की इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल पर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके स्टडी से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कोशिश होती है कि आप तक तमाम क्वेश्चंस और आंसर जो हैं वो इजी वे में एक्सप्लेन किए जाएँ ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे से हो सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, लिस्ट एनी 3 ऑर्गेनेलीज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड 3 ऑर्गेनेलीज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो आपने स्टूडेंट्स 3 ऐसे ऑर्गेनेलीज के नाम लिखने हैं जो डबल मेम्ब्रेन जिनकी होती है और 3 ऐसे आपने ऑर्गेनेलीज लिखने हैं जिनकी अंदर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उन ऑर्गेनेलीज के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाता है तो देन आप उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो मॉडल पेपर को सॉल्व करने का बेसिक जो मकसद है वो भी यही है ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आए तो आप उसको क्या कर सकें, ईजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने केयरफुली इसको सुनना है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें आपके पास लाइसोसोम्स आ जाते हैं, गोल्जी ऑपरेटस आ जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेडिकलम आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस आते हैं, ठीक है। इन सब की डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं ये, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास डिफरेंशिएट इनका पूछा जाए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज के बीच में डिफरेंशिएट करें तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं ये सिंगल लिपिड लेयर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नीचे भी राइट किया हुआ है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये सिंगल लिपिड लेयर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और इसी के आर के राइट साइड पर देखें हम नीचे अगर बॉटम में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है डबल लेयर ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये डबल लिपिड लेयर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो एक इनर लेयर होती है इनकी और एक आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर इनको प्रोटेक्ट करती है और इनर लेयर जो होती है ये एंजाइम्स वगैरह इसके बीच में मौजूद होते हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने एक और भी चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, डाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके साथ साथ सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड का फंक्शन है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो आपके पास ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिस तरह से आपको मैंने बताया कि इनकी जो 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर होती है एक आउटर होती है। तो आउटर प्रोटेक्ट करती है, जो इनर होती है स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, इनके बीच में एंजाइम्स होते हैं और ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन हो गया और उसके साथ साथ आगे मैंने देखें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बीच में भी रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज के कंसेप्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका होगा। तो अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का अल्टरनेटिव पार्ट है लिस्ट 6 फीचर ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। आपने 6 फीचर बताने हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के। तो स्टूडेंट्स, वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं नाम से पता लग रहा है इनके बीच में वेस्कुलर बंडल, जैलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला फीचर तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स आपको पता है स्टूडेंट्स जैलम और फ्लोएम को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में आपने याद रखना है कि ये आपके पास सीडलेस होते हैं, ठीक है। तो ओबियसली ये सीड से तो जर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्पोर्स से जो होते हैं ना, स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स से ही डेवलप होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस भी स्पोर्स से होते हैं। तो दे रिप्रोड्यूस विया स्पोर्स रदर देन सीड्स। तो जितने भी हमारे पास सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिस तरह से फर्न्स हैं, ठीक है, और हॉर्स टाइल्स हैं, क्लब मोसेस हैं, ठीक है, ये आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं ये आपके पास सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स और ये आपके स्पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये सीड से प्रोड्यूस नहीं होते।
तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। आगे आपके पास स्टूडेंट्स दोबारा से लिखा हुआ है द स्पोरोफाइट इज़ डोमिनेंट जनरेशन, ठीक है, कि स्पोरोफाइट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा से इसका मतलब होता है कि जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स से ही प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ 4 पॉइंट में आपने स्टूडेंट्स लिख देना है दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स के जो आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग जो होते हैं वो मीट करते हैं, ठीक है। तो स्पर्म का एग तक जो पहुँचता है वो वाटर के ज़रिए पहुँचता है, ठीक है। अगर वाटर मौजूद होगा तो मेल स्पर्म जो होगा वो टूवर्ड्स एग मूव करेगा, ठीक है। तो डेट्स वाई आप कह सकते हैं कि इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसका फीचर नंबर 4 आपने राइट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन इसके बाद आपने इनके नाम लिख देने स्टूडेंट्स। आपके पास फर्न्स हैं, हॉर्स स्टाइल है, क्लब मोसेस हैं, ये आपके पास सारे सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। 6 नंबर पे स्टूडेंट्स आपने बताना है दे हैव ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स। तो ये आपके स्टूडेंट्स 6 पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी स्टूडेंट्स। और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम अगर आता है आपको तो आपने कमेंट सेक्शन में या चैनल के ऊपर जाके क्वेश्चन लाजमी पूछ लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्रोटीएज आर यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर, हाउ वुड इट रिमूव अ ब्लड स्टेन ऑन क्लॉथ, वाई दीज वॉशिंग पाउडर आर रिकमेंडेड फॉर एट लो टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो प्रोटीएज होता है इसको वॉशिंग पाउडर के बीच में क्यों रखा जाता है और ये कैसे जो ब्लड स्ट्रेन्स होते हैं, अगर किसी के कपड़े के ऊपर कोई ब्लड वगैरह लग गया है, ठीक है, तो उनको कैसे रिमूव करता है, ठीक है। तो वाई दिस वॉशिंग पाउडर आर रिकमेंडेड फॉर यूज़ एट लो टेम्परेचर, और उनको फिर लो टेम्परेचर पे हम क्यों रिकमेंड करते हैं रखा जाए, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे उन को हम नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट्स क्योंकि उनके बीच में एंजाइम्स होते हैं जो आपके पास अच्छे वाले वॉशिंग पाउडर होते हैं जो ब्लड स्ट्रेन्स वगैरह को भी रिमूव कर देते हैं, तो उनके बीच में एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपको पता है जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर खुद आपको बताया जा रहा है कि प्रोटीएज एंजाइम होता है, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम का काम होता है स्टूडेंट्स डाइजेस्ट करना प्रोटीन को। तो आपको पता है स्टूडेंट्स को हमारे जो ब्लड होता है उसके बीच में भी हेमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीएज जो होता है वॉशिंग पाउडर के अंदर वो क्या करता है, उस हेमोग्लोबिन को रिमूव कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है हमारे जो कपड़ों के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं खून के वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा जो पॉइंट है इसका वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट जो नीचे भी मैंने उसका आंसर लिखा है। तो स्टूडेंट्स उसको आपने समझना है कि रिकमेंड क्यों किया जाता है कि वॉशिंग पाउडर को लो टेम्परेचर पर रखा जाए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीएज एक एंजाइम है, ठीक है। तो अगर हम हाई टेम्परेचर पे इसको रखेंगे तो ये डी नेचर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जो एक्टिव साइट है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जब एक्टिव साइट डैमेज हो जाएगी तो ये हेमोग्लोबिन को क्या करेगा, रिमूव नहीं कर पाएगा ब्लड की, तो इस तरह से फंक्शनलेस हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके 2 पार्ट थे आपके पास कि प्रोटीएज आपके पास एंजाइम है जो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और हमारे ब्लड के बीच में हेमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जिसको ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और उसके साथ स्टूडेंट्स जो आपके पास का सेकंड पार्ट था क्यों रखा जाता है लो टेम्परेचर के ऊपर, तो आपने बताना है कि हम लो टेम्परेचर के ऊपर इसलिए रखते हैं ताकि जो एंजाइम्स हैं वॉशिंग पाउडर के अंदर वो डी नेचर ना हो जाएं, उनकी एक्टिव साइड जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अल्टरनेटिव पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है अ साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट लाइट कलर फॉर मैक्सिमम यील्ड, विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ग्राफ विल ही रेफर, गिव रीज़न। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के बीच में ये पूछा जा रहा है कि एक साइंटिस्ट जो है वो फाइंड कर रहा है बेस्ट लाइट कलर को जो हमें मैक्सिमम यील्ड देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम यील्ड मींस के फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है स्टूडेंट्स वो किस लाइट कलर के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको पता है काफ़ी सारी कलर्स होते हैं लाइट के अंदर भी, ठीक है। तो उनमें हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा हमें फोटोसिंथेसिस का रेट देगा। तो जो आपके पास साइंटिस्ट है वो कलर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ग्राफ विल ही रेफ़र, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम ग्राफ होगा वो रेफ़र करेगा बेस्ट कलर को ढूंढने के लिए। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास जो होगा वो एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को क्या करेगा, रेफ़र करेगा उस कलर को ढूंढने के लिए जिसके ऊपर मैक्सिमम यील्ड हो रही है। तो स्टूडेंट्स क्यों वो एक्शन ग्राफ जो एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ है उसको क्यों वो
रेफ़र करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, ठीक है, इसके बीच में जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट का जो कलर होता है जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, वो हमें एक्शन स्पेक्ट्रम क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है इंडिकेट करता है वो कलर, उस कलर को जिसके ऊपर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो साइंटिस्ट है वो हमें क्या करेगा, रेफ़र करेगा स्पेक्ट्रम आपने जो यूज़ करना है एक्शन स्पेक्ट्रम को यूज़ करना है, ठीक है, टू फाइंड द मैक्सिमम यील्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को रीड कर लेते हैं। द एक्शन स्पेक्ट्रम शो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जिस तरह से लाइट होती है हमारे पास ना, उसके बीच में हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ठीक है। द कलर डेट गिव हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस रेट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड। तो जो कलर जो होगा, जो हमें क्या करेगा, हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक रेट देगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी स्टूडेंट्स। तो इसको हमने आगे क्वेश्चन के अंदर रीज़न भी पूछी गई है, तो रीज़न भी मैं नीचे राइट किया है स्टूडेंट्स कि आपने एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ को क्यों यूज़ करना है। बिकॉज दिस ग्राफ इंडिकेट द कलर ऑफ लाइट विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हेंस गिव मैक्सिमम यील्ड। हम इसलिए एक्शन स्पेक्ट्रम को यूज़ करेंगे कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो हमें बताता है कि लाइट जो होती है उसका कौन सा कलर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अब आपको पता है लाइट के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे कलर होते हैं, तो हमें उस कलर का नहीं पता होता कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, इफ़ेक्टिव है। तो अगर हमें उस कलर का पता हो तो हम उस कलर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को वो कलर दे के हम बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वी यूज़ एक्शन स्पेक्ट्रम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। सेकंड में स्टूडेंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा इसके साथ एक चीज़ बता दूं कि स्पेक्ट्रम ग्राफ हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम होता है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, उसमें हमें इस चीज़ का पता लगता है कि कौन सा कलर जो है, ठीक है, वो ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है, पिगमेंट उसको कर रहा है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, कि कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा मोस्ट अब्जॉर्ब हो रहा है पिगमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है। और जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि ये वो कलर बताता है जो हमें फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट देता है। मतलब कौन सा वो कलर है जो हमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक रेट देता है, तो ये हमें एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्पेक्ट्रम ग्राफ के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके पास, वाई एचिनोडर्म्स आर considered close to the chordates although they have many simple system, give 3 reasons। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं आपको कि जो हमारे पास एचिनोडर्म्स होते हैं उनको हम वेरी क्लोज क्यों लेते हैं चोरडेट्स के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एचिनो जो ड्रम्स होते हैं हमारे पास, उसके बीच में स्टारफिश आ जाते हैं, ठीक है, सी अर्चन वगैरह आ जाते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन आ जाता है, फ़िश आ जाती है, बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे के वेरी क्लोज कंसिडर क्यों किया जाता है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। 3 रीज़न आपने बतानी है कि एचिनोडर्म्स जो होती हैं और कॉर्डेट्स जो होते हैं ये एक दूसरे के इंतहाई करीब क्यों हैं, सेंटेंस उनको एक दूसरे के करीब क्यों करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स इसमें आपने सबसे पहले तो एक चीज़ आपने जिक्र करनी है इसके अंदर कि जो हमारे पास ब्लास्टोस्पोर जो होते हैं, फर्स्ट ये कन्वर्ट होते हैं एनस के अंदर और लेटर ये कन्वर्ट होते हैं माउथ के अंदर। तो दोनों ही जो आपके पास हैं, चाहे वो आपके पास एकिनोडर्म्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, दोनों में ही ब्लास्टोस्पोर जो होते हैं हमारे पास वो सबसे पहले एनस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, देन उसके बाद माउथ वगैरह का पोर्शन जो होता है उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वेरी अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास जो ब्लास्टोस्पोर होते हैं ये एनस को बनाते हैं फर्स्ट में। तो दोनों के बीच में ही ये चीज़ कॉमन है, तो इसलिए इनको क्लोज हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के क्लोज कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ अगर हम बात करते हैं रेडियल क्लीवेज की, ठीक है स्टूडेंट, रेडियल क्लीवेज होता है क्या स्टूडेंट्स, मेरे नीचे भी इसको लिखा हुआ है आपको, ठीक है। सेकंड आपके पास जो रीज़न है इसकी आपने ये देनी है कि आपके पास जो सेल डिवीजन होती है दोनों के बीच में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है, मतलब वन टू अनदर सेल्स, मतलब स्मूथली रो
की फॉर्म में आपके पास सेल्स क्या हो रहे होते हैं, सिमेट्री एक उनकी तरतीब होती है, रैंडमली आपके वो सेल्स जो होते हैं डिवाइड नहीं हो रहे होते। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इकिनोडर्म्स हों चाहे वो कॉर्डेट्स हों, ठीक है, उनके बीच में जो रेडियल क्लीवेज होता है ये कॉमन पाया जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास दूसरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में कॉमन है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोज कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ रही होगी, रेडियल क्लीवेज के बीच में जो सेल डिवीजन होती है वेरी सिमेट्रिकल पैटर्न होता है उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट थर्ड जो रीज़न आपने देनी है कि बोथ पोसेसेस एन इंटीरो कोलेस कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि इंटीरो कोलेस कॉलम जो होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये आपके पास बॉडी कैविटी फ्रॉम गट, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बॉडी कैविटी जो बनती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर्म होती है। आपको पता है कॉर्डेट्स की भी बॉडी कैविटी होती है और इकिनोडर्म्स की भी बॉडी कैविटी होती है। तो दोनों की जो बॉडी कैविटी होती है स्टूडेंट्स वो किससे बनती है, गट से बनती है। तो बॉडी कैविटी फ्रॉम गट, तो स्टूडेंट्स ये आपने 3 रीज़न देनी है। तो इसकी वजह से करके इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, क्लोज कंसिडर करते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपके पास था ब्लास्टोस्पोर्स जो होते हैं दोनों के बीच में एनएस से, ब्लास्टोस्पोर सबसे पहले एनएस में कन्वर्ट होते हैं, बाद में लेटर ऑन वो माउथ में कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एम्ब्रियो जब आपके पास डेवलप हो रहा होता है उस टाइम ये आपके पास एक चीज़ कॉमन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपने स्टूडेंट्स बताना है कि दोनों के बीच में जो आपके पास होता है सेल डिवीजन जो होती है सिमेट्रिकल होती है, उसका पैटर्न जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है जिसको हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने बताना है इंटेरोकोलस कॉलम के अंदर के जो हमारे पास बॉडी कैविटी बनती है, बॉडी कैविटी वो आपके पास गट से बनती है। तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ें इनके जो रीज़न हैं इसकी वजह से करके हम कहते हैं कि इकिनोडर्म्स और कॉर्डेट्स जो होते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के क्लोज कंसिडर हम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Why mice were killed by non-virulent type R bacteria in last step of Griffith experiment? तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो माइस हैं वो नॉन वायरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया से किल क्यों हो रहे हैं लास्ट स्टेप के अंदर ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के। तो स्टूडेंट्स आपको जो है क्वेश्चन जो है इसको समझना है। वो पूछते हैं कि नॉन वायरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया से किल क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉन वायरुलेंट टाइप आर जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्चुअली जो होते हैं ये एबल नहीं होते डिसीज़ करने के, ठीक है, इन्फेक्शंस काज करने के एबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर ये किस तरह से माइस को किल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसमें जो वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया थे वो हीट से किल हो चुके थे, ठीक है। तो नॉन वेरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया जो थे इन्होंने अपना डीएनए जो था वेरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया के साथ क्या कर लिया था, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास जब नॉन वेरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया के पास वेरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली आपके पास जो नॉन वेरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया थे ये भी वेरुलेंट हो गए क्योंकि इनके अंदर जीनोम जो आ गया अब वेरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया का आ गया। तो उसकी वजह से करके जो माइस थे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पे जो आपके पास नॉन वेरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया थे उनके डीएनए की एस वेरुलेंट टाइप बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। तो एस जो आपके पास टाइप ऑफ वायरुलेंट बैक्टीरिया जो थे वो हीट से किल हो गए थे और उनका जो डीएनए था वो अब नॉन वेरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया ने ले लिया था। तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो गए, वेरुलेंट हो गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने माइस को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया और वो किल हो गए। तो स्टूडेंट्स ये इसका करेक्ट आंसर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स को मैंने राइट भी किया, आप इसको देख भी सकते हैं। नॉन वेरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया टुक अप डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड वेरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया सो इट बिकम वेरुलेंट, ठीक है। एस टाइप के जो वेरुलेंट बैक्टीरिया थे जब वो किल हो गए थे हीट से तो उनका जो डीएनए था वो नॉन वेरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया ने ले लिया था। उनका डीएनए क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, जो आपके पास जो माइस थे वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, वो किल हो गए थे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ चुका होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड इन नॉर्मल एंड सिकल सेल हेमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स हमने सिग्निफिकेंस बतानी है इमाइनो एसिड के सीक्वेंस की
ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमारा जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बेटर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसके सीक्वेंस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, ठीक है, अगर ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाए वलीन के साथ 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ग्लूटामिक एसिड जो हो अगर वो रिप्लेस हो जाए वेलिन के साथ पोजीशन 6 के ऊपर ऑफ द बीटा चेन, देन जो प्रोटीन होगी उसकी शेप भी क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, ठीक है। दिस कॉज हेमोग्लोबिन टू पॉलीमराइज अंडर लो ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उससे जो हेमोग्लोबिन जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होगी ना वो सिक्कल हो जाएगी, मतलब आप सिक्कल कहते हैं स्टूडेंट्स, तलवार की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है सिक्कल बनाने की, आप ताकि इसको आइडिया ले सकें। तो ये इस तरह से रेड ब्लड सेल्स की शेप हो जाएगी। वैसे आप सबको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बाइकनकेव होते हैं, ठीक है, उनकी शेप, और उसके बीच में हेमोग्लोबिन जो होती है अटैच होती है ताकि ऑक्सीजन जो है हमारे तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो ओबियसली जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी, बाइकनकेव से सिकल सेल हो जाएगी, तो ऑक्सीजन भी जो होगी वो कम हर सेल तक पहुंचेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेन इशू आएगा स्टूडेंट्स के जो सिकल शेप होती है ये हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने कैपिलरी बनाने की कोशिश की है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर है आपके पास है, ये मैंने बाइकनकेव रेड ब्लड सेल्स बनाए हैं। तो आगे देखें सिक्कल भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब सिक्कल ने क्या किया, रेड ब्लड सेल्स को आगे मूव नहीं करने दिया, होने दे रहा, ठीक है, मतलब अदर सेल्स की तरफ। तो इसी तरह से सिक्कल सेल्स आगे भी दो पड़े हुए हैं, उनकी वजह से करके दूसरा वाला भी जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है वो आगे मूव नहीं होने दे रहा। तो इससे स्टूडेंट जो कैपिलरी है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो ये भी एक ख़तरनाक साइन होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ चुकी होगी सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड की, कि अगर उसके बीच में लिटिल चेंज हो जाए, ग्लूटामिक जो एसिड होता है उस रिप्लेस हो जाए वो वलीन के साथ 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन के अंदर, तो प्रोटीन की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हेमोग्लोबिन जो होगी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसी ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का अल्टरनेटिव पार्ट है, वाई HIV वायरस कंटेन 2 एंजाइम्स, व्हाट विल हैपन इफ़ HIV वायरस इज़ विदाउट दीज एंजाइम्स, कि HIV वायरस जो होता है उसके पास 2 एंजाइम्स क्यों होते हैं, और अगर वो 2 एंजाइम्स के पास ना हुए तो उससे HIV वायरस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो आपके पास हम जो वायरस होता है HIV का, उसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका काम ये होता है कि RNA को DNA में कन्वर्ट करना, ठीक है। और दूसरा एंजाइम्स के पास होता है इंटीग्रेज, ठीक है, टू इंसर्ट वायरल DNA इनटू द होस्ट, ठीक है। तो जो इंटीग्रेज होता है एंजाइम्स, ठीक है, ये उस इंटर होने के लिए होस्ट के अंदर उस टाइम क्या करता है, एंजाइम का यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसका काम होता है RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, और इंटीग्रेज जो होता है वो होस्ट के अंदर जो होता है एंट्री का बायस बनता है। तो अगर इसके पास ये दोनों एंजाइम्स नहीं होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, विदाउट दीज द वायरस कैन नॉट रिप्लिकेट। और उसके बाद दूसरा एंजाइम जो है अगर वो इसके पास नहीं होगा तो उसके बगैर वो होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा, उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, ये मैंने नीचे एरो से भी राइट किया है स्टूडेंट्स, कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन है RNA को DNA में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके साथ जो सेकंड जो एंजाइम है इंटीग्रेज, उसका काम है टू इंसर्ट वायरल DNA इनटू द होस्ट जीनोम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ इन नेचर, कि केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं नेचर में ऑटोट्रॉफिक, उनको हम कैसे कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कोई भी बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करे, तो वो आपके पास जो होता है ऑटोट्रॉफ कहलाता है, मतलब वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, उसको हम ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं।
तो सिमिलरली जो हमारे पास केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी इसी तरह से क्या करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है, वो रॉ मटेरियल क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूजिंग एनर्जी ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सनलाइट। तो ये सनलाइट का भी यूज़ नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, आयरन के आयंस हैं, जो इन्हीं से क्या नाम है, इनकी ऑक्सीडेशन करके वो क्या करते हैं, एनर्जी को हासिल करते हैं और उससे क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बीच में ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है स्टूडेंट्स, अमोनिया है, आयरन के आयंस हैं। ठीक है, इसमें सनलाइट का यूज़ नहीं करते केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, और यूजिंग एनर्जी ड्राइव फ्रॉम, और एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है ना स्टूडेंट्स। तो सनलाइट से तो ये लेते नहीं है, तो ये एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और आयरन आयंस उनके ना, तो उनकी ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को गेन करते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो डेट्स हाउ जो हमारे पास केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम ऑटोट्रॉफिक इन नेचर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट 6 फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स विच हेल्प देम टू अडॉप्ट लैंड हैबिटेट। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के 6 फीचर को डिस्कस करना है जिनकी वजह से वो लैंड हैबिटेट को अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास इनका फीचर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्यूटिकल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्यूटिकल का तो आपको पता होगा, लीफ जो होती है स्टूडेंट्स, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सॉफ्ट लेयर, उससे हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, आपने कभी लीफ को ऊपर से टच किया हो तो आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो ड्यू टू क्यूटिकल की वजह से होता है। ठीक है, और नीचे अगर देखें तो वो पोरस आपको फील होता है, रफ सा फील होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनकी क्यूटिकल के अंदर ये फीचर पाया जाता है कि वो वैक्सी क्यूटिकल होती है उनकी। ठीक है, जिसकी वजह से करके उनके अंदर से वाटर लॉस नहीं होता, और जब वाटर लॉस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, हैबिटेट का हिस्सा रहेंगे और अडाप्ट के रखेंगे उसको। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला फीचर तो इसका क्या है, प्रोटेक्टिव क्यूटिकल होती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से करके पानी उसका लॉस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स सेकेंड में हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गमेटोजीनिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। ठीक है, विथ स्टेराइल जैकेट्स। तो इसके जो गैमेट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेल गैमेट्स की, तो एंथेरिडिया होते हैं स्टूडेंट, मैंने नीचे राइट भी किया हुआ है, और आर्चिगोनिया जो होते हैं इसके हम फीमेल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है ये जो स्टेराइल जैकेट होती है इनके गैमेट्स को, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है और ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं ये स्टेराइल जैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से करके वो प्रोटेक्ट रहते हैं, हार्म कंडीशन जो होती है वेदर की, ETC वगैरह, तो उनसे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टेराइल जैकेट्स जो होती हैं उनके गैमेट्स को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, जिससे अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है इनके गैमेट्स की, और उस फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि रिटेंशन ऑफ ज़िगोट विद इन द आर्चिगोनियम, कि जो ज़िगोट होगा ना स्टूडेंट्स, ये विद इन द आर्चिगोनियम होगा, इनसाइड द आर्चिगोनियम का मतलब है अच्छे तरीके से ज़िगोट को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और उसकी प्रोटेक्शन भी होती रहेगी, क्योंकि ज़िगोट भी यहाँ पे सेफ़ है। देखें, तो ये एक और फीचर इनका है ब्रायोफाइट्स का, कि ज़िगोट, गैमेट, ठीक है, और उसके साथ साथ वाटर, ये सारी चीज़ें देखें, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास ये फीचर मौजूद है। वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल मौजूद है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह से इनके गैमेट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेराइल जैकेट मौजूद है। इसी तरह से ज़िगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्चिगोनियम मौजूद है, जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है और ज़िगोट को क्या कर रही है, साथ साथ नूरिशमेंट भी कर रही है उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम फीचर की वजह से करके ये अडॉप्ट किए हुए हैं हैबिटेट को लैंड के अंदर। तो उसके साथ स्टूडेंट्स आपने लिखना है डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। ठीक है, ये भी इसका एक फ़ीचर है। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आएगा
एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोगैमी। तो बहुत सारे डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, इसको कहते हैं डिसिमिलर ऑफ गैमेट्स भी जो होते हैं इनका एक फीचर है, ठीक है, जिसकी वजह से करके इन्होंने लैंड हैबिटेट को अडॉप्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसका आपने राइट कर देना है एग्जिस्टेंस ऑफ रिजाइड्स फॉर इंचोरेज। तो रिजाइड्स आपको बताया एक एसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स म्यूचुअलिज्म का, जिसकी वजह से करके इनकी ग्रोथ होती रहती है ट्रीज़ की, और ये जो होते हैं बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा बेटर अडॉप्ट कर लेते हैं हैबिटेट को। तो स्टूडेंट लास्ट इसके अंदर आपने ये भी पॉइंट लिख सकते हैं एबिलिटी टू ग्रो मॉइस्ट हैबिटेट, ठीक है, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट मैंने 7 लिख दी हैं, आप कोई भी 6 इसके अंदर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं इसके अल्टरनेटिव पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का अल्टरनेटिव पार्ट है नेम 3 केमिकल्स मेथड एंड 3 फिजिकल मेथड यूज टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जो केमिकल मेथड है उसके अंदर एंटीसेप्टिक आ जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, हमारा कोई वोंड हो जाए, बॉडी के ऊपर इंजरी हो जाए तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे क्या करते हैं प्रिवेंट होती है इन्फेक्शन की, मतलब बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ वगैरह इंजर्ड होते हैं तो उसके ऊपर से बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक्स को हम यूज़ करते हैं ऑन आवर बॉडी वाउंड्स, ठीक है, बॉडी वाउंड्स के ऊपर यूज़ करते हैं। इसके बाद जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह से ऑपरेट से पहले जिस तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई भी, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करेंगे डिसइंफेक्टेंट के अंदर रखेंगे ताकि कोई भी बैक्टीरिया किसी पेशेंट का है तो वो क्या हो जाए, किल हो जाए। तो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं आपके जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए होते हैं केमिकल्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनसे भी हम क्या करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम क्या करते हैं टेक करते हैं, और उससे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे केमिकल मेथड। और फिजिकल मेथड में स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम हाई टेम्परेचर से भी बैक्टीरिया किल हो सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जिस तरह से स्टीम अगर लें, स्टीम से भी बैक्टीरिया किल हो सकते हैं। और उसके साथ सेकंड नंबर पे फिजिकल मेथड है रेडिएशन, तो यूवी और गामा रेज से भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो मेथड है फिल्ट्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम, what is indicated by x, what is happening in region A, what is happening in region B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह की डायग्राम दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे x जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है, और A और B किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें आप स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे नीचे जो है ना 10, 20, 30 ये टेम्परेचर इन सेल्सियस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर की तरफ जो एरो लगाया हुआ है यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इनके लिए एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं, ठीक है। आई थिंक 37 के करीब होता है वो, ठीक है। तो 37 और 40 के करीब होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका स्टूडेंट्स। तो जैसे ही 40 से आगे टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स यहाँ पे जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है, देखें आप 40 के करीब आई थिंक 37। तो ये जो आपके पास जो एक्स होगा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर को शो करेगा यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है जो एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम उनकी क्या हो चुकी है, वो काम कर रहे हैं और मैक्सिमम वहाँ पे आउटपुट लेके आ रहे हैं एंजाइम्स जो है, ठीक है। हाईएस्ट रेट पे इस टाइम हमारा केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हैं एक्स के ऊपर। तो एक्स जो पॉइंट है इंडिकेट कर रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर को, जिसके ऊपर एंजाइम्स जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे एंजाइम एक्टिव हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम मूव करते हैं ना स्टूडेंट्स आगे,
देखें अब आगे 60 डिग्री पे चले गए हम, ठीक है, 40 से बहुत आगे चले गए, तो उस पे बी पॉइंट आ जाता है, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे। आपको मैंने जिस तरह से पहले क्वेश्चन में बताया कि वाशिंग जो पाउडर होता है स्टूडेंट्स, उसके बीच में भी प्रोटीएट एंजाइम्स होता है, और इसी वजह से हम रिकमेंड ये किया जाता है कि हम लो टेम्परेचर के ऊपर वाशिंग पाउडर को क्या करें, यूज़ करें, ठीक है, जिससे हमारा जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर ना हो और वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो सेम इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे बी के ऊपर टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है बी पॉइंट पे, तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, उनकी एक्टिव साइट डैमेज हो जाएगी, तो वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ए जो आपके पास जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसमें आपके पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन आस्ता आस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट के ऊपर हम ये राइट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपके टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, और लीडिंग टू काइनेटिक एनर्जी ओबियसली स्टूडेंट ज़्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी, ठीक है, कोलिजन बिटवीन द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स के बीच में जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ज़्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्पीड अप होगा। तो स्टूडेंट्स ए पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स पे बहुत ज़्यादा एंजाइम्स काम कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइम उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पे डीनेचर ऑफ एंजाइम हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अल्टरनेटिव पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, नेम द मोर साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल थ्योरी एक्सप्लेनिंग एवेल्युएशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड गिव साइलेंट फीचर ऑफ दैट थ्योरी। तो हमने स्टूडेंट्स उस थ्योरी का नाम बताना है जिस थ्योरी में एक्सप्लेनेशन की गई है, एक्सप्लेन किया गया है एवेल्युएशन को, कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनसे यूकैरियोट्स वजूद में आए हैं, ठीक है। तो वो कौन सी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि यूकैरियोट्स जो हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एवेल्युएट हुए हैं, और उसके हमने साइलेंट फीचर भी बताने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास थ्योरी होगी ये आपके पास एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी होगी, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आप देखें तो मैंने एरो लगा के लिखा था मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के एंडोसिम्बियोसिस, वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया था मैंने। एंडोसिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशन होता है, सिम्बियोसिस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे जो यूकैरियोट्स है वो वजूद में आते हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रीड करते हैं इस थ्योरी का नाम। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया है, पहले नंबर पे आपने नाम बताना था, उसका नाम है द एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, ठीक है। और इसके जो साइलेंट फीचर हैं स्टूडेंट्स इसको भी रीड करते हैं। लार्जर एनरोबिक प्रोकैरियोट्स इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया बिकम माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो लार्ज प्रोकैरियोट्स होंगे इंजेस्ट कर लेंगे किनको, स्मॉल प्रोकैरियोट्स को, ठीक है, और इसी से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी वजूद में आया था। वो कहते हैं ये साइंटिफिकली जो मोर साइंटिस्ट हैं उनका इस चीज़ पे बिलीफ है कि जो बड़े प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने छोटे प्रोकैरियोट्स को खाना शुरू किया, और जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते गए, ऑर्गेनेलिस बनते गए, ठीक है। और वो ऑर्गेनेलिस भी क्या नाम थे, ख़त्म नहीं हुए, वो उनके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल जो उनका रिलेशन होता है उसके साथ वो अटैच होते गए। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने भी नीचे राइट किया हुआ है, लार्ज प्रोकैरियोट्स इंजेस्टेड स्मॉल प्रोकैरियोट्स, तो उससे उसके रिजल्ट में क्या चीज़ हमारे पास बनी, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है। तो इसी वजह से करके आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जब फ्री स्टेट में था उस टाइम इसकी एक लेयर थी अपनी, और दूसरा जब लार्ज प्रोकैरियोट ने इसको इनगल्फ किया तो उसकी भी एक लेयर थी। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी लेयर्स होगी स्टूडेंट्स, 2 लेयर होगी, मतलब डबल लेयर होगी, ठीक है। तो इसी तरह से सेम स्टूडेंट्स जो हमारे पास है व्हेन दे इंजेस्टेड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और इसी तरह से जब लार्ज प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंगल्फ करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, क्लोरोप्लास्ट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लोरोप्लास्ट भी हमने ये पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट भी पहले फ्री स्टेट में था, उसके बाद क्या हुआ, जब इसको लार्ज प्रोकैरियोट्स ने इंगल्फ किया तो पहले वाली इसकी एक लेयर होगी और एक दूसरी लेयर इसकी जो जो प्रोकैरियोट था उसकी होगी। तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स इस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो बना।
तो स्टूडेंट जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें आपने लिखना है रिटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया थे या क्लोरोप्लास्ट थे उनका जो डीएनए है वो बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं था कि बड़े प्रोकार्ड्स ने उनको निगल्फ किया जब, तो वो जो उनका डीएनए था अपना या राइबोसोम्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। ये क्योंकि म्यूचुअलिज्म बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, तो उसमें जो आपके पास छोटा जो प्रोकार्ड्स था जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, तो ये जब बड़े प्रोकार्ड्स जब इनको इनगल्फ कर लेंगे देन भी उनके अंदर जाके इनका डीएनए और राइबोसोम्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे और वो रिप्लिकेट भी होते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन नाइट्रोजन साइकिल टेक प्लेस इन बैक्टीरिया फ्री सॉइल, गिव रीज़न। तो स्टूडेंट्स हमने बताना है कि नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो बैक्टीरिया फ्री सॉइल के अंदर टेक प्लेस होता है। मतलब ऐसी सॉइल जिसमें बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, तो क्या नाइट्रोजन साइकिल वहाँ पे टेक प्लेस होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगर होगा तो आपने इसकी रीज़न देनी है क्यों होगा, अगर नहीं होगा तब भी आपने इसकी रीज़न देनी है कि क्यों नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल जो होता है उसके 3 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और तीनों प्रोसेसेस जो उसके होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो आपके पास नाइट्रोजन साइकिल होता है स्टूडेंट्स, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन होती है और डीनाइट्रिफिकेशन होती है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आंसर में राइट किया हुआ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है स्टूडेंट्स देखें तो इसके लिए भी रेजोबियम हमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। मैक्रो ये रेजोबियम फंगस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है कन्वर्ट होती है यूजफुल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रेजोबियम नहीं होगा, बैक्टीरिया वो जो हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, रेजोबियम वो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं होगी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी तो इसका मतलब नाइट्रोजन साइकिल का एक हिस्सा है ये वाला प्रोसेस, तो ये नाइट्रोजन साइकिल के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर सेकंड नंबर पे देखें तो नाइट्रिफिकेशन आता है। तो नाइट्रिफिकेशन के अंदर भी ब्रैकेट में देखें, आगे मैंने राइट किया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास, कि ये भी इस मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर नाइट्रोसोमोनास नहीं होगा तो नाइट्रिफिकेशन नहीं होगी। और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पेन से ना तीसरी लाइन के अंदर राइट किया हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आयन। ठीक है, तो अमोनिया गैस को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, और विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास ये प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी जो नाइट्रिफिकेशन है इसके लिए भी हमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म के होना लाजमी है इसके लिए भी। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास जो इसका साइकिल का प्रोसेस है वो डीनाइट्रिफिकेशन है, और ये सैडोमोनास बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स। अब देखें ये भी बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डीनाइट्रिफिकेशन उस टाइम तक नहीं होगी जब तक सैडोमोनास नहीं होगा। तो सैडोमोनास क्या काम करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाइट्रेट आयन को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस के अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो होती है हमारे पास वहाँ पे नाइट्रोजन की मकदार आपको पता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी भी एक ये रीज़न है। और ये आपके पास जो है नाइट्रेट्स आयंस जो होते हैं नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर। तो ये देखें थर्ड प्रोसेस भी नाइट्रोजन साइकिल का किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन साइकिल जो है विदाउट बैक्टीरिया फ्री सॉइल इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कंप्लीट द टेबल स्ट्रक्चर एपिडाइमस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एपिडाइमस का फंक्शन लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो आपने टेबल को कंप्लीट करना है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हम एपिडेमस, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने स्टूडेंट इन दो चीज़ों के फंक्शन बताने हैं। तो आपने एपिडेमस का एक फंक्शन बताना है स्टूडेंट्स। देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर, और उसको आपने फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये किस प्रोसेस का हिस्सा है, मतलब किसका फंक्शन है, कौन से सेल्स को करते हैं, तो इसका नाम आपने राइट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एपिडेमस के अंदर हम लिखेंगे कि इसका जो फंक्शन होता है वो होता है स्पर्म मैचुरेशन एंड स्टोरेज को।
ठीक है, स्पर्म्स को मैच्योर करना और उसको स्टोर करके रखना, ठीक है, ये एपिडेमिस का काम है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो होती है ये लैडिंग सेल्स की वजह से होती है, तो लैडिंग सेल का ये फंक्शन होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इसके अल्टरनेटिव पार्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, कार्पक्स ल्यूटिनम वेयर इज़ लोकेटेड व्हेन इट इज़ फॉर्म विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय इट। तो स्टूडेंट्स इसका आपने इसकी लोकेशन जो थी ना आपने बतानी है सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम की, वो इनसाइड द ओवरी होती है, ठीक है। तो पहले का तो ये आंसर हो गया, ठीक है, इनसाइड द ओवरी आपके पास कार्पस ल्यूटियम पाया जाता है। और इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जो पार्ट बी है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन फ्रॉम रप्चर फॉलिकल। तो ये ओवुलेशन के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है आफ्टर ओवुलेशन अकर होता है, ठीक है, फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है कि कब फॉर्म होता है, तो आपने बताना है एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्स का रिलीज़ होना, ठीक है। और एक्स कब रिलीज़ होते हैं, जब फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है, उसके अंदर से निकलते हैं एक्स, और इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के फ़ौरन बाद जो है ल्यूटियम जो होता है वो फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स थर्ड इसका पार्ट है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय इट। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर से क्या होता है, निकलता है। तो ये एक हम ग्लैंड है स्टूडेंट्स, तो उस ग्लैंड के अंदर से हार्मोन रिलीज़ होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, टू पिंक फ्लावर्ड 4 o'clock प्लांट्स आर क्रॉस्ड, व्हाट इज़ F1 जनरेशन प्रोबेबिलिटी एंड रेशो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टू पिंक फ्लावर्ड को आपस में क्रॉस कराना है, ठीक है, और उसकी हमने F1 जनरेशन बतानी है, प्रोबेबिलिटी भी बतानी है और रेशो भी बतानी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिपीट भी हो सकता है, आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि जो रेड हमारे पास जो है ना, रेड कलर, उसको हम डबल आर कैपिटल से शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो पिंक है कलर उसको हम यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर से शो करेंगे, और वाइट को हम स्मॉल आर डबल स्मॉल आर से शो करेंगे वाइट कलर को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, अगर ब्लॉक के अंदर जो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है इनका, यहाँ पे मैंने 2 पिंक फ्लावर लिए हैं, ऊपर एक ये एफ से मतलब यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे पिंक एक ऊपर पिंक लिया हुआ है, दूसरा पेरेंट हमने नीचे लिया हुआ है पिंक का, ठीक है। दोनों को जब क्रॉस कराए स्टूडेंट्स, आपके पास जो है डबल आर कैपिटल और फिर आर कैपिटल स्मॉल आर, और इसी तरह से आर कैपिटल स्मॉल आर, और इसी तरह से हमारे पास डबल स्मॉल आर हमारे पास बने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर देखें आप स्टूडेंट्स, तो ब्लॉक के अंदर 4 जो हमारे पास है ना ऑफ स्प्रिंग आए हैं, ठीक है, जब 2 पिंक फ्लावर को हमने क्या किया है, क्रॉस किया है। तो इसकी F1 जनरेशन जो हमारे पास बनेगी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 1 रेड आया है, ठीक है, और देखें 2 आपके पास पिंक आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है ये आपका पिंक को शो कर रहा है, ठीक है। आप ब्लॉक में देखें ना 4 जो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके पास स्टूडेंट्स ऑफ स्प्रिंग है। तो हमारे पास 1 रेड बना है और 2 पिंक बने हैं और एक आपके पास वाइट बना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी जो F1 जनरेशन है हमारे पास जो आई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने राइट कर ली है इसकी। यहाँ पे F1 जनरेशन की हेडिंग दें आप, और यहाँ पे आपने राइट करना है 1 रेड और रेशो 2 पिंक रेशो 1 वाइट। तो 1:1 रेशो से हमारे पास ये F1 जनरेशन आई है, ठीक है, जिसमें रेड हमारे पास फ्लावर 1 आएगा अगर 2 पिंक क्रॉस को हम तो 2 पिंक फ्लावर को अगर हम क्रॉस करेंगे, और पिंक जो हमारे पास है वो 2 आएंगे, और वाइट हमारे पास 1 आने का चांस है, 1 आएगा। तो इसकी अगर रेशो की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रेड और वाइट की जो परसेंटेज बनेगी हमारे पास, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास 25% होगी। और अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो टोटल 4 थे, तो 4 में से आपके पास 2 पिंक आए हैं, तो इसका मतलब आपके पास हाफ पिंक आए हैं, तो 50% जो होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी पिंक फ्लावर की। तो स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं इसके अल्टरनेटिव पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, इसका अल्टरनेटिव पार्ट है, डिटरमिन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, और आगे ये पूरा इन्होंने कोड लिखा हुआ है 5 से लेके 3 तक बीच में। तो स्टूडेंट्स ये टेम्पलेट है हमारे पास डीएनए का, ठीक है। तो इसको हम एंटीसेंड डीएनए भी कहते हैं, ठीक है, या एंटीसेंड डीएनए स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, मेक करता है मैसेंजर आरएनए को ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने 9th-10th से ही डेफिनेशन याद की हुई है ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए का टेम्पलेट होता है, ठीक है, डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन किसको सेंड करता है, आरएनए को सेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है, जो जो आरएनए को दे रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए उसी इन्फॉर्मेशन को रीड करके जो आगे से अमीनो एसिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सिंपल यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यूज़ हो रही है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो जस्ट हम क्योंकि बड़ा ग्रेड है तो इसको यहाँ पे आपको ना यहाँ पे एक टेम्पलेट दे दिया गया है डीएनए का, ठीक है। 5-3 यहाँ पे उसके अंदर जो ये TACGAC जो सारा आपके पास बड़ा सा ये लिखा हुआ है, ये टेम्पलेट है। और ये आपके पास एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड भी इसको कहते हैं, जो मेक करेगा मैसेंजर आरएनए को, तो इस ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो कोड है स्टूडेंट्स, ये कोड दिया जा रहा है किसको, आरएनए को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। अब आरएनए को ट्रांसफ़र हो गया, इस प्रोसेस को नाम दे दिया हमने ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। अब आरएनए ने क्या करना है, इसी कोड को सीक्वेंस में लाना है, ठीक है, इसको रीड करना है, उसको सीक्वेंस में लाना है, ट्रांसलेट करना है, इस प्रोसेस को इसलिए ट्रांसलेशन कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसने प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने भी राइट किया हुआ है कि डीएनए टेम्पलेट जो है पूरा मैंने राइट किया, और वही टेम्पलेट किसको चला गया, आरएनए के पास चला गया, तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं हम, ठीक है। और अब आरएनए ने क्या करना है, इसी को रीड किया, कोड की फॉर्म में बनाया, देखें ऊपर जो था कोई उसके अंदर वो एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास जो आरएनए को देने के बाद आरएनए ने इसको जो कोड लगाए हैं, ठीक है, कोड की फॉर्म में इसको चेंज किया है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन, AUGCUG, ठीक है। देखें यहाँ पे ट्रिपलेट कोड बनाए हैं इसने, ठीक है। तो दिस प्रोसेस का ट्रांसलेशन, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने क्या कर देनी है, फिर प्रोटीन बनाई है, अमीनो एसिड बनाए हैं। तो ये जो हमारे पास AUG है ना स्टूडेंट्स, ये एक अमीनो एसिड, इसका नाम होता है मिथुनीन, ठीक है, उसको शो कर रहा है। और जो हमारे पास CUC है, ये ल्यूसीन जो हमारे एसिड है उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है, उसने क्या किया है, उसने टेम्पलेट स्ट्रैंड जो था डीएनए का, उसको रीड किया, रीड करने के बाद उसको कोड्स के अंदर कन्वर्ट किया, और उससे अमीनो एसिड को बना दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, इसको हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ भी कहते थे स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा 10th ग्रेड के अंदर। तो ये आपके पास इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो डिटरमिन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम, तो स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से क्या कर देना है, इसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, डिटरमिन किया, और उसके अंदर से हमने इसके अमीनो एसिड बना लिए हैं। तो आपने भी इस तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड को याद रखना है स्टूडेंट्स, और इसके जो कोडिंग है यहाँ पे आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास स्टूडेंट्स है, यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑल कोऑर्डिनेट्स गो थ्रू फ्यू सिमिलर स्टेजेस इन लाइफ, समराइज एनी 3 ऑफ देम। वो कह रहे हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सिमिलर स्टेजेस से गुजरते हैं लाइफ की, ठीक है। उनके अंदर कुछ जो स्टेजेस होती हैं लाइफ की, फ्यू सिमिलर स्टेजेस पाई जाती हैं, उनको 3 को, कोई से 3 को आपने क्या करना है, आपने उसमें से डिस्कस करना है। तो नंबर 1 आपको पता है स्टूडेंट्स कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, वो जब एम्ब्रियो उनका बन रहा होता है तो वेरी फ्लेक्सिबल उनका एम्ब्रियो होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग रॉड की तरह होता है। तो ये सब कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक सिमिलर स्टेज पाई जाती है जब वो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर, तो इसको नोटोकॉर्ड्स भी हम कहते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा आपके पास है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जिसके बीच में, सबके बीच में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, फॉर्म होता है। और उसके बाद लास्ट में आपके पास है फ्रिंजियल स्लिट्स ओपनिंग इन फेरिंग्स यूज्ड इन गैस एक्सचेंज फीडिंग। तो जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट्स, उनके बीच में फ्रिंजियल स्लिट्स जो होगा, जिसमें ओपनिंग होती है, ओपनिंग इन द फेरिंग्स यूज्ड इन द गैस एक्सचेंज फीडिंग वगैरह ETC। तो स्टूडेंट्स ये कॉमन चीज़ें जो हैं तमाम कोऑर्डिनेट्स के अंदर पाई जाती हैं, तो आपने इन तीनों को याद कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, किंगडम प्रोटिस्टा इज कंसिडर पॉलीफिलेटिक ग्रुप, गिव रीजन। इट इज़ पॉलीफिलेटिक बिकॉज इट मेंबर्स प्रोटोजोआन एल्गी स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है, ठीक है,
उसको पॉलीफिलेटिक ग्रुप क्यों कंसिडर किया जाता है, उसकी रीज़न भी आपने देनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो आपके हमारे जो प्रोटिस्टा होते हैं, इनके बीच में देखा जाए तो प्रोटोजोआन आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, स्लाइमूड आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके डिफरेंट एंसिस्टर होते हैं। प्रोटिस्टा का जो एंसिस्टर है कॉमन एंसिस्टर नहीं है कोई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके जो एंसिस्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से एल्गी जो होता है स्टूडेंट्स, मैंने नीचे लिखा हुआ है प्लांट लाइक होता है, मतलब एल्गी का जो एंसिस्टर है वो प्लांट है, ठीक है। और इसी तरह से प्रोटोजोआ, अमीबा उसके अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से स्लाइम मोल्ड आपको पता है स्टूडेंट्स, ये भी प्रोटोजोआ के अंदर आती है, तो ये फंगस लाइक होती है, ठीक है। तो इसका जो हम कह सकते हैं एंसेस्टर जो हो सकते हैं वो फंगस की तरह होते हैं, तो मतलब डिफरेंट इनके एंसेस्टर हैं। तो इसलिए इनको पॉलीफिलेटिक ग्रुप के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इनके एंसेस्टर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, बहुत सारे एंसेस्टर हैं इनके, ठीक है। ये तो मैंने आपको चंद एक की एग्जांपल दी है, बहुत सारे प्रोटोजोआन जो होते हैं उनके काफ़ी सारे डिफरेंट एंसेस्टर पाए जाते हैं। डेट्स वाई हम किंगडम प्रोटिस्टा को कंसिडर करते हैं पॉलीफिलेटिक ग्रुप के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड देयर बेनिफिट्स। तो हमने एंजियोस्पर्म्स के क्या करने हैं, कुछ यूनिक फीचर्स को डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, और उनके बेनिफिट्स भी बताने हैं। तो नंबर 1 अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स आपको पता है स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर्स को, ठीक है। मतलब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पोलिनेशन होगी। तो ये भी आप कह सकते हैं फ्लावर उसका एक क्या है, यूनिक फीचर है, जिसकी वजह से करके उसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमें, कि पोलिनेशन हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दूसरा जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो यूनिक फीचर होता है, फ्रूट बनाते हैं ये, ठीक है। तो फ्रूट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अब फ्रूट आपको पता है स्टूडेंट्स, एनिमल जब खाते हैं तो उससे उसके अंदर से सीड ओबियसली गिरेंगे नीचे, और जब सीड गिरेंगे तो डिस्पर्सल होंगे, ठीक है। तो ये भी पोलिनेशन का क्या बनेंगे, बाइस बनेंगे। तो फ्रूट इसका दूसरा यूनिक फीचर है, जिसका हम कह सकते हैं बेनिफिट ये है कि एक तो सीड प्रोटेक्ट रहता है, और उसके साथ साथ जो है वो डिस्पर्सल भी होता है, और पोलिनेशन के दौरान उसके हेल्प होती है, आप कह सकते हैं, मतलब पोलिनेशन हो सकती है। क्योंकि जब एनिमल्स उसको खाएंगे तो सीड को क्या करेंगे, एक जगह पे तो नहीं खाएंगे ओबियसली, कहीं लेके जाएंगे चलते फिरते, तो साथ साथ सीड गिराते रहेंगे, तो उससे पोलिनेशन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट दूसरा इसके अंदर जो तीसरा जो पॉइंट है, डबल फिल्टराइजेशन अकर होती है, ये इसका तीसरा एंजियोस्पर्म्स का मेन रोल है, ठीक है। डबल फिल्टराइजेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स के इंश्योर न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़, एंडोस्पर्म्स जो होते हैं और एम्ब्रियोस वगैरह, ये दोनों बोथ एग्जिस्ट होते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा, ये इसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स देगा एम्ब्रियो को, ठीक है, और इंश्योर करेगा बेटर सीड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो थर्ड जो इसका फीचर है स्टूडेंट, वो यही था, डबल फिल्टराइजेशन। और इसका जो हम कह सकते हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या हैं, इसके बेनिफिट्स यही हैं कि एक तो एम्ब्रियो को नूरिशमेंट करेगा एम्ब्रियो की, और उसके साथ साथ सीड की डेवलपमेंट होगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पीछे से समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, डायग्राम शोज द 4 लिम्ब ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है क्वेश्चन के अंदर, और ये जो हमारे पास जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसके बीच में आपको वर्टिब्रेट्स की ना बोन्स के बारे में दिखाया जा रहा है। बोन्स इनकी सबकी तकरीबन एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत फ़र्क है इनका, ठीक है। तो सिमिलर हैं, बट इन सब बोन्स के जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स किस तरह से डिफरेंट है, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है, तो इन्हीं बोन्स की मदद से ह्यूमन क्या करते हैं, ग्रास्पिंग करते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ों को पकड़ते हैं, हम हाथों से चीज़ों को पकड़ते हैं ना स्टूडेंट्स, कैच करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो उन्हीं इसी सेम स्ट्रक्चर जो है, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जिस तरह से लेजर्ट है वो क्या करती है, पंजों के बल चलती है, ठीक है, और मतलब चलती है उनसे, और कैट जिस तरह से वो भी चलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वेल जो है उसके पास भी ये पाई जाती हैं बोन्स, तो वो क्या करती है, वो स्विम करती है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास हैं तमाम जो बोन्स दिखाई गई हैं, ठीक है, इन सब का जो आप कह सकते हैं कि सिमिलर है सबके अंदर, बट इन सब के अंदर जो डिसिमिलरिटीज़ फंक्शन की आ रही है, ठीक है।
के बोन्स सिमिलर हैं, बट जो उनके फंक्शंस हैं हर स्पीशीज़ उसको अपने लिहाज से क्या करता है, यूज़ करता है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स का आपको बताया कि इन्हीं बोन्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रेस्पिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेज़र्ड जो होती हैं, कैट होती हैं, वॉकिंग के लिए इन बोन्स को इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। और वेल्स इन्हीं बोन्स की मदद से क्या करती है, स्विमिंग करती है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम इनको कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनका कॉमन स्ट्रक्चर ओरिजिन एक ही हो, ठीक है, बट उनके फंक्शंस जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प हुई है तो आपने वीडियो को लीव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन सब की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। तो अगर आपको किसी चीज़ की स्टूडेंट समझ नहीं आई क्वेश्चन की तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन को। देन मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन जो है वो चैनल के लिंक के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अटैच कर दिया स्टूडेंट्स। तो आप चैनल के अंदर भी जाके चीज़ों को फर्दर देख सकते हैं। लास्ट जो एग्ज़ाम था आपका उसके अंदर भी मैंने चैनल के अंदर फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल और के MCQs भी डाल दिए थे और उसके साथ साथ तमाम नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।